नमस्कार। हमने बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में कल डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ लिए थे और फिर हमने एनर्जी डिसिपेशन और क्वालिटी फैक्टर जैसा महत्वपूर्ण पद को समझा था। आज हम मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का अध्ययन करेंगे। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मूलतः डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसमें कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस हैं समय के साथ किस प्रकार से कमी होती जाती है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में बीजी के नाम से बोलते हैं, इस बीजी से संबंधित दो प्रयोग बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में अपने पाठ्यक्रम में भी हैं और बीजी से हम चार्ज का मान भी मापन कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इसके डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके मध्य रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसमें इस कुंडली को लटकाया जा रहा है और ये जो कुंडली है फास्फर ब्रांच के तार के द्वारा लटकी हुई है। आप देख रहे हैं चित्र में जो ऊपर लटकी हुई है, एक छोटा सा जो सर्किल बना रखा है वो बेसिकली मिरर है। नीचे से इसको स्प्रिंग के द्वारा क्लैंप किया हुआ है। इस कॉइल के जो घूर्णन होंगे हम उसको लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से मेजर कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब इस तरह की कुंडली को या जब इस तरह की कुंडली में कोई करंट फ्लो किया जाता है तो कुंडली में बहुत शीघ्रता से एक रोटेशन उत्पन्न हो जाता है। तो इस रोटेशन के फलस्वरूप जो फास्फर ब्रांच का तार है उसमें कुंडली के विपरीत दिशा में एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाएगा और उस बलयुग्म को हम रीस्टोरिंग कपल कहेंगे। हम मैकेनिक्स में अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स में ये सीख चुके हैं कि यदि कोई तार है और उसमें कोई ट्विस्ट ऐंठन के द्वारा कोई कोण दे दिया जाता है, तब जो रीस्टोरिंग कपल का मान होगा, मान लीजिए सी है, तो सी का जो मान होता है वह मान ईटा पाई R4/2L होता है। इसका पूर्णतया इसका कंप्लीट डेरिवेशन अपने पाठ्यक्रम में है। परीक्षा की दृष्टि से एक यह महत्वपूर्ण सवाल है और इस रिजल्ट का मैं यहाँ पर डायरेक्ट उपयोग ले रहा हूँ। तो इस डेरिवेशन में जो मैकेनिक्स से हमने लिया है, एल तार की लंबाई है, स्मॉल आर रेडियस है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाती है। और इस केस में हम जब देखते हैं कि यदि रीस्टोरिंग कपल का मान सी है, मान लीजिए इस तार में कुंडली में धारा प्रवाहित करने की वजह से जो ट्विस्ट आई है वो थीटा कोण की आई है, तो निश्चित रूप से जो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण होगा वो -c थीटा होगा। हम इस केस में देख रहे हैं कि इस कॉइल पर इस रीस्टोरिंग कपल के कारण के साथ साथ इस रीस्टोरिंग कपल के साथ साथ दो डिफ्लेक्टिंग कपल और लगते हैं। पहला जो डिफ्लेक्टिंग कपल है वो बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से आ रहा है
और वो किस प्रकार से है, क्योंकि कॉइल में कुछ फ्रिक्शन और विस्कस फोर्सेज भी है। तो कॉइल में जो फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये निश्चित रूप से कुंडली की जो गति है उसकी डैम्पिंग कर रहे हैं। और अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि इन बलों का जो आघूर्ण होता है वह कुंडली की गति के कोणीय वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग कपल है, जिसको मैं मैकेनिकल डैम्पिंग मोमेंट बोल रहा हूँ, उसको मैंने गामा डी थीटा बाई डी टी लिखा है। गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट है। तो अंतर क्या पड़ा, अभी तक हमने जो काम किया था वो रेखीय गति के संदर्भ में किया था। यहाँ पर जो हम गति देख रहे हैं वो कोणीय गति देख रहे हैं। दूसरा जो डिफ्लेक्टिंग कपल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है, क्योंकि इस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं और कुंडली में जो इंडक्शन करंट होती है उन इंडक्शन करंट के कारण इसमें दूसरा डिफ्लेक्टिंग कपल होता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सीखने वाले हैं कि इस प्रकार से इंडक्शन करंट के कारण जो डिफ्लेक्टिंग कपल होगा वह डिफ्लेक्टिंग कपल निश्चित रूप से उस कुंडली के कोणीय वेग के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी कारण से मैंने बताया है इस आर्टिकल में कि इस कुंडली का जो अवमंदन है वह विद्युत चुंबकीय बल के कारण हो रहा है, बलयुग्म लग रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इस कारण इंडक्शन जो करंट हो रही हैं मिल रही हैं, इनसे एक बलाघूर्ण परिपथ के आर के व्युत्क्रमानुपाती और उसके कोणीय वेग के प्रोपोर्शनल है, जिसको कि हमने देखिएगा इस प्रकार से लिखा है डी थीटा बाई डी टी उसका कोणीय वेग है और आर के ये है व्युत्क्रमानुपाती है। तब इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के कारण जो डिफ्लेक्टिंग कपल आ रहा है उसका मान माइनस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी होगा, जहाँ पर एम हमने एक कांस्टेंट माना है। कुंडली का जो क्षेत्रफल है और कुंडली जो फ्लक्स है यह उस पर भी निर्भर करेगा। इसलिए ये जो दूसरा डिफ्लेक्टिंग कपल हमको मिल रहा है यह डिफ्लेक्टिंग कपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कपल कहलाएगा। अब हम इन तीनों रीस्टोरिंग कपल, पहला जो था वो रीस्टोरिंग कपल था, सेकंड जो था वो मैकेनिकल डैम्पिंग कपल था, तीसरा जो मिल रहा है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कपल है। हम इन तीनों के कारण अब हम परिणामी समीकरण कुंडली पर लिख सकते हैं। अतः देखिएगा किस प्रकार से मैंने लिखा है। परिणामी जो बलागुण है टॉर्क का मान हो गया माइनस सी थीटा माइनस गामा डी थीटा बाई डी टी माइनस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी। यह बिंदु समझने का है। समीकरण में जो पहला पद है वह पहला पद रिस्टोरिंग कपल को रिप्रेजेंट करता है। समीकरण के राइट हैंड साइड में जो द्वितीय पद लिखा गया है वो यांत्रिक अवमंदन बलागुण को व्यक्त कर रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में जो तीसरा पद लिखा गया है वह पद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण आ रहा है। अब देखिएगा, मान लीजिए जो कॉइल है उसका जड़त्व आघूर्ण आई है, तब कुंडली की जो गति होगी उसका टॉर्क कितने के बराबर होगा घूर्णन गति का, वो हम जानते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई थीटा डबल नॉट, और इस कारण से इस टॉर्क के मान को इस समीकरण में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण होगी आई डी थीटा आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा माइनस गामा डी थीटा बाई डी टी माइनस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी। हम आई से कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं और इस प्रकार से हमको समीकरण मिल रही है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई गामा प्लस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी प्लस सी अपॉन आई थीटा।
अब इस समीकरण में हमने जो द्वितीय पद है 1/i गामा प्लस m अपॉन r को 2r लिखा है, जबकि c अपॉन i को ओमेगा 0 स्क्वायर लिखा है, माना है। और इस मान को सब्स्टिट्यूट करते ही जो समीकरण हमें प्राप्त होती है, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि यह समीकरण वो आ रही है जिसे आप पिछले कई दिनों से लिख रहे हैं। और यह समीकरण आ गई है d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r d थीटा बाई डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू 0। और मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 से मार्क किया है। यह जो समीकरण 1 आई है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। और यह इक्वेशन डैम्पिंग ऑसिलेशंस की समीकरण है। अंतर एक है। और वो अंतर क्या है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो रैखिक विस्थापन की कर रहे थे, लेकिन ये जो समीकरण 1 आई है, इस समीकरण में कोणीय विस्थापन है। लेकिन अब इस समीकरण को हल करने की जो पद्धति होगी और जो प्रकार होगा वो वही होगा जैसा हमने पूर्व में किया है। अतः समीकरण 1 का जो हल होगा पूर्व की भांति हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं जैसा हमने पहले निकाला था। और इस सॉल्यूशन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट ए से दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट ब्रैकेट टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई टी। पूर्व की भांति ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं जिनका मान हम बाउंड्री कंडीशंस के आधार पर निकालेंगे। और वो हमारे परिसीमा प्रतिबंध क्या होंगे। यदि टी बराबर 0 है तो थीटा बराबर 0 होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ए प्लस बी बराबर 0 हो गए, अर्थात ए इक्वल्स टू माइनस बी। तो ए इक्वल्स टू माइनस बी का मान यहाँ पे हम रख सकते हैं। और रखने पर हमें यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है। जिस प्रकार से पहले हमने अवमंदन दोलक की समीकरण को हल किया था, 3 केस लिए थे, बिल्कुल पहले की तरह इन तीनों केसेज को हम यहाँ हल कर सकते हैं। और जैसे जो स्थिति हमने बनाई थी, अंडर डैम, क्रिटिकल डैम, ओवर डैम, उन तीनों ही केसेज में पुनः यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बीजी की हम स्टडी कर सकते हैं। हम केस पहला ले रहे हैं। लेट अस से इफ आर इज ग्रेटर देन ओमेगा 0। इफ आर इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो आप देख रहे हैं 1/2i गामा प्लस m अपॉन आर इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ c बाई आई, और गामा प्लस m बाई आर इज ग्रेटर देन 2 रूट ऑफ आई से। तो ये जो पहली स्थिति बनी है, इस पहली स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो कुंडली की गति होगी वो अपीरियोडिक होगी, या जिसे हम डेड बीट भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका कि कुंडली बिना किसी दोलन के चरघातांकीय रूप से विस्थापन के द्वारा शीघ्र ही स्थिर अवस्था में आ जाती है। और हमने यह चित्र में दिखाया भी है कि यदि आप अवमंदन बढ़ाने लगें, यानी कि गामा का मान बढ़ाने लगें, तो अधिकतम कोणीय विस्थापन का मान पहले के मान के सापेक्ष कम हो जाएगा, यानी थीटा मैक्सिमम का मान कम हो जाएगा। यह केस हमने पहला लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि r इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 0। और उस केस में हम ये पाते हैं कि जो कुंडली की गति है वह कुंडली की गति अपीरियोडिक हो रही है अथवा डेड बीट हो रही है, और कुंडली बिना दोलन किए चरघातांकी विस्थापन क्षय के द्वारा स्थिर अवस्था में आ जाती है। द्वितीय केस हम ले रहे हैं जिसमें r बराबर ओमेगा 0 है। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि कुंडली इस क्रिटिकल डैम्पिंग केस में होगी, और इसका अर्थ है गामा प्लस m बाई आर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ सी आई। इस स्थिति में कुंडली अधिकतम थीटा से विक्षेपित होकर बहुत न्यूनतम समय में बिना किसी दोलन किए स्थिर अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर भी एपीरियोडिक मोशन होता है, अर्थात
यांत्रिक अवमंदन और विद्युत चुंबकीय अवमंदन की तुलना के कम होता है। विद्युत चुंबकीय अवमंदन कुंडली के प्रतिरोध R द्वारा नियंत्रित होता है। जो तीसरा केस है जिसमें कुंडली दोलन करती है, वह तीसरा केस है इफ R is less than omega 0, if R is less than omega 0, तो वह जो केस है वो अंडर डैम्प का केस है। और इस केस में हम देख सकते हैं गामा प्लस m अपॉन आर इज लेस देन 2√IC। और इस स्थिति में जो हमने इक्वेशन 1A निकाला था, जो इक्वेशन 1A निकाला है, यह समीकरण किस प्रकार की हो जाएगी, उसका मान इस प्रकार से होगा। क्योंकि R इज लेस देन ओमेगा 0 है, इसलिए जो स्क्वायर रूट में हमने अभी समीकरण लिखी थी वो क्या थी, R स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, उसमें हमें -1 कॉमन लेकर के लिखना पड़ेगा। इसलिए इसमें इस संशोधन के साथ ये टर्म इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम मान लें ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 माइनस R स्क्वायर, तो ये समीकरण आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस RT ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी, ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी को हम इस प्रकार से हमने इसको साइन फॉर्म में लिख दिया है और ये फॉर्म आ गई है थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 0 ई की पावर माइनस RT साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर जो थीटा 0 है यह अवमंदन की अनुपस्थिति में कुंडली की आवर्ती गति का आयाम है। अतः इस स्थिति में जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी, आवेश प्रवाहित किया जाएगा, तो दोलन प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु यह दोलन की जो अवस्था है वह तभी संभव हो पाएगी जब डैम्पिंग नेग्लिजिबल हो और कुंडली का जो जड़त्व आघूर्ण है और जो प्रतिरोध है उसका मान अधिक होना चाहिए। इसके साथ साथ यांत्रिक एवं विद्युत चुंबकीय नियतांक यानी कि गामा तथा m के मान भी कम होने चाहिए। अब हम आगे इसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और किस प्रकार से हम आवेश का मापन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इस कार्य को हम कल करने वाले हैं। धन्यवाद।